चीन से यारी पड़ गई भारी, भारत का एक और पड़ोसी दिवालिया होने के कगार पर, खजाने में मात्र 18 मिलियन डॉलर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में ट्रंप का पोर्ट प्लान, बंगाल की खाड़ी में फैला रहे तगड़ा जाल, क्वाड कनेक्शन बढ़ाएगा भारत की नाराजगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की राह पर चीन बना रहा डिजिटल ग्रेट वॉल, हिंद महासागर में भारत के छूटे पसीने। जियोपॉलिटिक्स से बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने इजराइल की तर्ज पर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर हथियार बनाने का ऐलान किया है। यह लेजर हथियार नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन के हजारों कम लागत के ड्रोन हमले से बचाएगा। चीन के इस ऐलान से हिंद महासागर में भारत की टेंशन बढ़ने का अंदेशा है। चीन ने इसे डिजिटल युग का ग्रेट वॉल बताया है। यह चीनी नौसैनिक पोतों के लिए काउंटर स्वार्म सिस्टम के रूप में काम करेगा। यह डिजिटल ग्रेट वॉल उपग्रहों, एआई संचालित सेंसरों और नए हथियारों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा, जिससे बीजिंग की हालिया सैन्य पैरेड में प्रदर्शित हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर और माइक्रोवेव बीम शामिल है। इसका लक्ष्य दुश्मन के ड्रोन बेड़े का पता लगाना और उसे लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही नष्ट करना है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पीएलए नौसेना की डालियान नौसेना अकादमी के प्रोफेसर गुओ चुआनफू और उनकी टीम ने बताया कि कैसे विरोधी विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन के झुंड तैनात कर सकते हैं, जिसकी लागत प्रति यूनिट कुछ $1000 से भी कम होगी। उनका यह अध्ययन पीर रिव्यूड जनरल कमांड कंट्रोल एंड सिमुलेशन में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक नेवल काउंटर स्मार्ट सिस्टम का निर्माण भविष्य के युद्ध के लिए एक रूपरेखा है। इसमें चेतावनी दी गई है कि कैसे स्वार्म ड्रोन एक साथ मिलकर अपनी संख्या के आधार पर पारंपरिक युद्धपोत की सुरक्षा को ध्वस्त कर सकते हैं। उन्होंने जो काउंटर मेजर सुझाए हैं वे 3 सितंबर को चीन के विशाल सैन्य पैरेड में पहली बार प्रदर्शित किए गए कई प्रकार के एंटी ड्रोन वेपन सिस्टम से मेल खाते हैं। इनमें हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन, LY-1 लेजर वेपन और CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल है, जो हजारों किलोमीटर दूर से ड्रोन ले जाने वाले मालवाहक विमान को मार गिरा सकती है। माना जा रहा है कि चीन ने इस विचार को पहले ही अपनी सुरक्षा में शामिल कर लिया है, उसके बाद ही इस विचार को सार्वजनिक किया गया है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। वह पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में कॉक बाजार और म्यांमार में क्याऊ कप्यू बंदरगाह के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में कर रहा है। इन सभी बंदरगाहों का निर्माण और विकास चीनी पैसों से किया गया है। इसके अलावा चीन ने जिबूती में भी एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है, जहां लगातार चीनी युद्धपोत तैनात रहते हैं। यह नौसैनिक अड्डा वैश्विक समुद्री परिवहन मार्ग के करीब स्थित है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति सप्लाई को काट सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अमेरिका क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश में बंदरगाह की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका के प्लान में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को सीमित करना शामिल है। हालांकि क्षेत्र के एक और बड़े देश भारत को अमेरिका का यह कदम असहज कर सकता है। भारत को इसमें अमेरिका ने शामिल नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बंदरगाह क्षेत्र में अपनी योजना के तहत अमेरिका ने इस सप्ताह ढाका में संबंधित हितधारकों के साथ बैठक की है। मामले से परिचित लोगों ने ईटी को बताया कि इस शुरुआती मीटिंग में बंदरगाह स्थापित करने पर बात हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि बंदरगाह बनाने के लिए ठोस कदम उठाने से पहले अमेरिका इस पर अपनी रिसर्च करेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना के बांग्लादेश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चटगांव क्षेत्र में सक्रिय होने की बात सामने आई थी। अमेरिका ने बांग्लादेश में पोर्ट बनाने का कदम क्वाड पोर्ट्स पहल के तहत उठाया है। अमेरिका के साथ भारत क्वाड गुट का एक अहम सदस्य है। इसके बावजूद बांग्लादेश में चल रही अमेरिकी योजना में भारत को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच भारत भविष्य में बांग्लादेश में एक बंदरगाह के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विचार कर रहा है। जापान बांग्लादेश के मातरबाड़ी में गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। जापान की इस भागीदारी का उद्देश्य एक प्रमुख क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट और औद्योगिक केंद्र स्थापित करना है। आपको बता दें कि जापान के प्रोजेक्ट से बड़े जहाजों को सीधे
सीधे डॉकिंग करने में मदद मिलेगी। साथ ही बांग्लादेश के पड़ोसी देशों के लिए व्यापार में आसानी हो। इन देशों में भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है। भारत ने बीते साल शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किए थे। इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने भारत को पारगमन और माल ढुलाई के लिए चटगांव और मोंगला के बंदरगाहों पर एंट्री दी थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन के इशारे पर नाचने वाला भारत का एक और पड़ोसी दिवालिया होने के कगार पर है। इस देश के उपयोगी मुद्रा भंडार में सिर्फ 18.8 मिलियन डॉलर ही बचे हैं, जो एक महीने के आयात के लिए भी नाकाफी है। हालांकि संकट की इस घड़ी में भारत इस देश के लिए देवदूत बनकर सामने आया है और 5 करोड़ डॉलर के कर्ज को चुकाने की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। भारत ने इस अवधि के लिए कोई भी ब्याज न लेने का भी ऐलान किया है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े इस देश का नाम मालदीव है। मालदीव का विदेशी ऋण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें चीन और भारत प्रमुख ऋण दाता है। 2025 में उसे 600 मिलियन डॉलर और 2026 में 1 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज चुकाना है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो कोविड-19 महामारी और भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार अगस्त के अंत में उपयोगी विदेशी मुद्रा भंडार में 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई। जुलाई में उपयोगी भंडार 21.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 18.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया है। उपयोगी भंडार की गणना कुल भंडार से अल्पकालीन ऋण घटाकर और घरेलू बैंकों में निवेश किए गए डॉलर को शामिल करके की जाती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन का करीबी माना जाता है। उनके राष्ट्रपति बनने के शुरुआती 1 साल में भारत मालदीव संबंधों में खूब कड़वाहट देखने को मिली थी। मोइजू ने राष्ट्रपति बनते ही न सिर्फ भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाला था, बल्कि भारत से उपहार में मिले हेलीकॉप्टरों, डोनियर विमान और एक गश्ती पोस्ट के संचालन पर भी रोक लगा दी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से मोइजू का हृदय परिवर्तन हुआ है और वह भारत के साथ मालदीव के संबंधों को महत्व देने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इस बीच यूक्रेन पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध रुकावटें के लिए काफी समय से प्रयासरत है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जेलेंस्की ने शनिवार को बताया कि रूस ने रात भर में अपने सबसे बड़े हवाई हमले में से एक को अंजाम दिया, जिसमें यूक्रेन पर 40 मिसाइलें और लगभग 580 ड्रोन दागे गए, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे और ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान वह यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और रूस पर प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन ने भविष्य में रूसी हमले को रोकने के लिए पश्चिमी समर्थित सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की कोई भी टुकड़ी अस्वीकार और वैध निशाना होगी। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा प्रयास रुक गया है और रूस ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया है, जिसे कीव शांति की दिशा में एकमात्र रास्ता मानता है। जेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा, अगर नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं होती या उदाहरण के लिए कोई युद्ध विराम नहीं होता है तो हम प्रतिबंधों की उम्मीद करते हैं। जेलेंस्की ने आगे कहा, हम पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। मैंने इस बारे में बात की है, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय दोनों ही स्तर पर। वह तैयार नहीं है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए नवीनतम हवाई हमले में जेलेंस्की ने पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि क्लस्टर हथियारों से लैस एक मिसाइल ने मध्य शहर दनिप्रो में एक अपार्टमेंट इमारत को सीधे निशाना बनाया। उन्होंने आग लगी कारों और एक इमारत की तस्वीरें और पास में बिखरे मलबे के बीच एक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते बचाव कर्मियों की तस्वीरें पोस्ट की। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।